अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस न्यू सब्जेक्ट उठाया है और किस किस को ये रखना चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कैसे कौन कौन से इसके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अटैम्प्ट कैसे करना है और ये सब, और हम आज पढ़ेंगे पहला टॉपिक भी। ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं इसको पेपर पैटर्न डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो बच्चे, अब आपको पता है जो भी CSS अटैम्प्ट देता है वो उसका साथ में मोटिव ये भी होता है उसने PMS भी देनी होती है। ठीक है। तो आपके पास ये जो होता है ना, कुछ बच्चे रखते हैं IR और कुछ रखते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब आपने ना जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है ना, वो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल में आपको सिलेक्ट होने चाहिए। जब आप सिलेक्शन किया करें ना तो मेक श्योर किया करें, मैं आपको एक वैसे ही ट्रिक बता रही हूँ कि हर जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट फील हो रहा हो, भले बल्कि इंटरेस्ट फील ना हो रहा हो, आपने ना स्टार्टिंग में हर सब, जैसे अब IR है और पॉलिटिकल साइंस है, आपने ना हर सब्जेक्ट की पहले आउटलाइन पढ़नी है। वो जो टॉपिक्स दिए हुए होते हैं कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, और रैंडम एक टॉपिक उठा के ना रीड करना है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट फील होता है तो आप वो रखें, अदरवाइज़ आप वो ना रखें। और इसका पॉलिटिकल साइंस का प्लस पॉइंट ये है कि जब अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, क्योंकि जो बच्चे फिर PMS भी देते हैं, आपका ना सब्जेक्ट, आपने ना वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो ओवरलैप हो रहे हो PMS के साथ, अगर आपने PMS भी देनी है, CSS भी ऑप्शनल, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कि आप अगर CSS के लिए प्रिपेयर हो तो आपका 70% PMS भी आपका क्या हो, प्रिपेयर होता जाए। अब जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है ना, इधर PMS में भी है, CSS में भी है, आप इधर करेंगे तो आपका PMS भी क्लियर, उसका सब्जेक्ट भी एक हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, सम टाइम ना बच्चे ये देख के ना पॉलिटिकल साइंस, मतलब इसमें अब आप पढ़ते हो ना कि वेस्टर्न पॉलिटिकल है और मुस्लिम पॉलिटिकल है, तो बंदा मतलब देख के ऐसा लगता है कि ये तो वेस्टर्न, हमसे तो मुस्लिम नहीं होते, वेस्टर्न कैसे होंगे, हम वेस्टर्न कैसे पढ़ेंगे, तो वो इस सोच से ही IR पे चले जाते हैं। बट जब आप इसको देखेंगे ना, जितना ईजी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है ना, उतना मुस्लिम नहीं है। हालांकि हम मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद, बट मैं आपको सही बता रही हूँ, जितना वेस्टर्न थिंकर इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह और मज़े के हैं, आपको इसमें याद बिल्कुल भी नहीं करना होगा। मैं आपको अभी गारंटी से बताती हूँ, अगर आप लेक्चर सिर्फ सुने ना, आपको 80% इधर ही आपको याद हो जाएगा, इतना स्टोरी की तरह। बस जो 20% होगा वो आपने मतलब रिकॉल करना होगा, जो पॉइंट्स होंगे या जो मतलब नेम होंगे उनको। ठीक है, बाकी आपको स्टोरी की तरह ही फील होगा। अब पहले हमने इसको देख लेते हैं कि सिलेबस मतलब होता क्या है, कैसे पेपर आता है, पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स के MCQ होते हैं। ठीक है, पेपर 1, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का बता रही हूँ आपको, 20 MCQs और 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से ना आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं, आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 2। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन 1 हो गया MCQs, जो क्वेश्चन 2 है उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल और मुस्लिम पॉलिटिकल होते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल और मुस्लिम, वेस्टर्न में जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल, और फिर मुस्लिम पॉलिटिकल अल्लामा इकबाल का, और हम पूरे नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे और हर साल आते भी उन्हीं में से हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से आपने जो है ना अटेम्प्ट करना होता है, और फिर जो है ना जो क्वेश्चन नंबर और होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें से होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा जो अच्छा मेन फोकस होगा ना वो वेस्टर्न पॉलिटिकल पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब कौन कौन से होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेट क्या है, लॉ क्या है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। अब 3 क्वेश्चन होंगे, हमने अटेम्प्ट करने होंगे 2, पेपर 1 में से ये 2 हमारे पोर्शन है, ये 3 क्वेश्चन होंगे। अब 3 वो कोई भी आ सकते हैं, हमने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। पेपर 2 में हम देख लेते हैं, पेपर 2 में 20 मार्क्स के MCQs, पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन में जो डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम है ना, डेवलप हुए हुए हैं, जैसे UK, US, फ्रांस, जर्मनी, वो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बट सम टाइम हार्डली कभी एक क्वेश्चन आया होगा जो ग्लोबल गवर्नेंस है ना उसके ऊपर। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। इस पोर्शन में से 2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपने एक अटेम्प्ट करना है। डेवलप, यहाँ पे लिख दूँ, डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो डिटेल सेशन वाला होता है, इसको हम करते हैं डिटेल
मतलब इसमें जो डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे हमने डेवलप देखा था, यहाँ पे डेवलपिंग, जो डेवलपिंग मतलब हो रही हैं, जैसे कि तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया, चाइना, ये वाली, ठीक है, डेवलपिंग स्टेट। प्लस जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं उनमें से भी ये आ जाता है कभी कभी, पाकिस्तान अफेयर्स, जैसे थ्री पर्सनैलिटी, फॉर एग्जांपल आ जाए कि थ्री पर्सनैलिटीज़ इन पाकिस्तान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब पाकिस्तान की फॉर्मेशन में किन तीन पर्सनैलिटीज़ ने किया था, तो वो कायदे आज़म सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल। प्री पार्टीशन के भी आ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी आ सकता है, 56 कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का, 73 का, इनका कंपैरिजन भी आ सकता है, इस्लामिक प्रोवेंस का कंपैरिजन आ सकता है, अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। तो जो चैलेंजेस आए अमेंडमेंट में वो आ सकता है, पाकिस्तान करंट पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी आ सकता है कि जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, फॉरेन पॉलिटिकल डिटर्मिनेंस है उसमें से, कोल्ड वॉर के भी आ सकता है, उसके ऊपर भी हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर 2 क्यों हुई। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, यहाँ से 2 या फिर 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 2 या मेरे ख्याल से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स देखते हैं, फिर मुस्लिम, पहले पेपर 1 को देख लेंगे, फिर पेपर 2 को। यहाँ पे ना सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेटो। अच्छा, एक और मेन आपको ना मैं चीज़ बता दूँ, इसमें ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपका ना क्वेश्चन आपने लिखा है ना, आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ ताकि जो आपको एग्जामिनर मतलब अच्छे मार्क्स दे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने जो अपना क्वेश्चन करना है ना, उसमें सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो थिंकर है ना उसकी फ़िलोसफी, अपनी फ़िलोसफी नहीं देनी, थिंकर की। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा है ना, फॉर एग्जांपल एक वेस्टर्न थिंकर है कोई भी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब वो जो उसकी थ्योरी है ना वो मतलब गलत थ्योरी है, मतलब वो रोंग है, हमें पता है वो रोंग चल रही है, वो सही नहीं है, लेकिन उसने अपनी थ्योरी दी है, आप उसमें अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आप उसको अपना कुछ नहीं कर सकते, जो थिंकर ने बोला है, जो उसने थ्योरी दी है, उसी के ही थिंकर्स की ही आपने थिंकिंग लिखनी है। फोकस आपका थिंकर पे हो, अपना ओपिनियन आपने नहीं देना। हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आपका ओपिनियन क्या है, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अदरवाइज आपने अपनी तरफ से मतलब अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देना। और मैं आपको सही बता रही हूँ, हर जो थिंकर है, हर वेस्टर्न थिंकर को आप जब रीड करेंगे, आपको जब मैं पढ़ाऊँगी, आपको स्टोरी की तरह मतलब स्टोरी ही आपको लगेगी, ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग वे में होगी। और अच्छा, उसके बाद हमने ना एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हम फिलोसफी लिख रहे होंगे ना किसी भी थिंकर की, आपने ना उसकी साथ में रीज़न बतानी है, हम साथ में रीज़न भी पढ़ेंगे कि अगर एक पॉलिटिकल थिंकर है वेस्टर्न, उसने ये थ्योरी क्यों दिया, उसकी रीज़न क्या, हर चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड होती है ना, उसकी आपने वजह बतानी है कि उस क्या फैक्ट था कि उसको वो थिंकर मजबूर हो गया एक थ्योरी देने पे, क्या वजह थी, उसने फ़िलोसफी क्यों दी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ना कोट्स भी लिखने हैं, जो थिंकर के 2 या 3 आपने 1-2 लाजमी। उसके बाद आपने लाजमी फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, कुछ भी बन सकता है वो आपने बनाने हैं, की थिंग्स आपने लिखने हैं, मतलब यूँ नहीं कि एक पूरा पैराग्राफ ही आप बना के, नहीं, बोरिंग वे में नहीं लिखना है, इंटरेस्टिंग वे में करके लिखना है। कोई फ्लो चार्ट बनता है, कोई टेबल बनती है, कोई डायग्राम बनती है, इवन अगर कुछ भी नहीं बनता तो उसको पॉइंट्स की फॉर्म में करके लिख दो, बट आपने उसको खूबसूरत वे में लिखना है। अभी हम करते हैं प्लेटो को, हमने इसकी बायोग्राफी देख लेते हैं। अच्छा, ये बायोग्राफी पेपर में नहीं लिखनी, ये जस्ट आपको वैसे ही बता रही हूँ, आपने याद रखनी है, सिर्फ याद ही रखनी है, मतलब अगर कोई एमसीक्यूज़ एक आधा आ जाए, एमसीक्यूज़ के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है, बट ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखनी। फोर टू सेवन BC में ये पैदा हुआ और 347 BC में ये इसकी डेथ हुई, ऑलमोस्ट 80 ईयर तक उसने लाइफ गुजारी। इसकी बायोग्राफी हम देखते हैं, जस्ट फॉर MCQs, ठीक है, MCQs के लिए हम देख रहे हैं और बस आपके नॉलेज के लिए, अदरवाइज पेपर में ये नहीं लिखनी। अच्छा, ये पैदा हुआ एथेंस में, बॉर्न कहाँ हुआ, एथेंस में, जो कि अब ग्रीस का कैपिटल है। अच्छा, अब मैं ना थोड़े थोड़े लिखूंगी, मेन पॉइंट्स लिखूंगी, मैं बोलती जाऊंगी, आपको जो मेन लगे ना वो आप लिखते जाना, ठीक है। अब मैं सिर्फ बोल रही हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखूंगी। ये एथेंस में पैदा हुआ, जो कि अब कैपिटल किसका है, ग्रीस का, GREEC।
ग्रीस का है। और ये उस टाइम जो है ना वो सिटी थी, एक पूरा मतलब मेरे ख्याल से स्टेट था उस टाइम, कंप्लीट बल्कि कंट्री था उस टाइम पे, लेकिन अब जो है ना वो ग्रीस का कैपिटल है। और ये जो है ना अरिस्टोक्रेटिक था। क्या था? अरिस्टोक्रेटिक मीन एक अमीर पॉलिटिकल लीडर का बेटा ही आप कह रहे हैं, ठीक है। अरिस्टोक्रेटिक था ये। इसने जो अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी ना, वो इसने घर में ही अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, जो बेसिक एजुकेशन होती है अर्ली वाली, वो इसने अपने घर से ही ली थी। बट बाद में ये स्टूडेंट बना था सोक्रेटिस का, ठीक है। ये सोक्रेटिस का जाके स्टूडेंट बना था, हॉस्टल में जाके रहा था। ये तब तक उसका स्टूडेंट था जब तक सोक्रेटिस जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हो गया था, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ था वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बस ये मैं आपको थोड़ा सा बायोग्राफी बता रही हूँ। जब वो उसकी एग्जीक्यूशन हुई थी तो प्लेटो जो है ना वो उसने वो जगह छोड़ दी थी और फिर उस दूसरे एरिया चला गया था। और फिर जो है ना वो उसने ये एस्टेब्लिश की थी अपनी एक अकेडमी। फिर उसने अकेडमी में पढ़ाया था, राइटिंग स्टार्ट कर दी थी और रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। उसने 3 बुक्स लिखी थी, आप लिख लें, रिपब्लिक, सेटलमेंट और लॉ, ठीक है। ये 3 बुक्स उसने लिखी थी। अच्छा, अब ये तो थी इसकी छोटी सी बायोग्राफी। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से अब आपने ना पेपर में लिखना है। ये कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? मतलब वो 2 फैक्टर आपको बताऊंगी, या वो फैक्टर कि उसने ये थ्योरी क्यों दी। उसकी थ्योरी का नाम क्या था? आइडियल स्टेट। उसने ये आइडियल स्टेट की थ्योरी क्यों दी, उसके आपको मैं वो थ्योरी का वजह बता रही हूँ। ये जो हमने इधर पढ़ा है कि रीज़न बतानी है, ठीक है। वहीं अभी हम देखते हैं। 2 रीज़न थी। एक तो था सोक्रेटिस, उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी थी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। और दूसरी पेलोपोनेशियन, यहाँ पे एक वार हुई थी। अब वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको करते हैं, इसको एग्जीक्यूट क्यों किया था। अच्छा, वहाँ पे ना एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम था, यानी पीपल जो थे वो खुद चूज़ करते थे डायरेक्टली अपना जो है ना वो कोई भी एक लीडर, खुद मतलब वो अपना डिसीजन लेते थे। एक जैसे पंचायत नहीं होती, सब लोग बैठ जाते हैं और फिर एक मामला वगैरह होता है, वहाँ पे भी लोग मतलब खुद ही बैठते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे और डिसीजन कंबाइन होके लेते थे और फिर वो अपना एक बंदा डिसाइड कर लेते थे, एक लीडर, ठीक है। अपना नुमाइंदा वो खुद डिसाइड करते थे। तो वहाँ पे ये ऐसा होता था। तो ये जो ये वाला सिस्टम था ना कि डायरेक्टली खुद ही अपना नुमाइंदा मतलब करना, खुद ही एक लीडर को चुन लेना, और मतलब एक 10-15 लोग इकट्ठे हुए, मतलब जितने भी अवाम हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं और खुद ही उन्होंने डिसाइड करके एक, ये वाला जो सिस्टम था, ये जो ये था ना सेक्रेट्स, इसको ना पसंद नहीं था। मतलब वो इसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ करता था। अब आपको पता है कोई भी अगर कोई भी चीज़ होती है क्रिटिसिज्म तो उस पर होती है ना, मतलब उसके मुखालिफ, तो वो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ करता था। उसने ना एथेनस को ना कहा कि ये मतलब सिस्टम ठीक नहीं है, उसने क्रिटिसाइज़ किया वो। अच्छा, ये कौन था? ये सर था प्लेटो का, ठीक है। ये अभी जहाँ पे हमने अर्ली एजुकेशन में किया है कि वो पहले घर जाके मतलब घर में उसने अर्ली एजुकेशन की, फिर वो सेक्रेट्स के पास आ गया, हॉस्टल आप कह लें, तो उसने एजुकेशन यहाँ से इससे ली। तो इसका सर था प्लेटो का। तो वो क्रिटिसाइज़ करता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक करप्ट सिस्टम है, एक बैड सिस्टम है। तो जब उसने क्रिटिसिज्म स्टार्ट की तो जो स्टेट थी ना, उसने उसको ना डेथ पेनल्टी दे दी, जहर का ना उसको प्याला पिला दिया इसको, ठीक है, प्लेटो के सर को। तो प्लेटो को तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मतलब फील हुआ कि ये क्या उन्होंने मतलब कर लिया है, ये तो गलत बात है। तो वो जो डेमोक्रेसी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डायरेक्ट ही खुद ही अपना जो है फैसला सुना देना, खुद ही डेथ पेनल्टी तक पहुंचा देना, तो उसको ये नागवार महसूस हुआ। उसने ना ये जो इसके सर को एग्जीक्यूट किया था, उसने ना इसके ख़िलाफ़ फिर उसने ना एक अपने ख़िलाफ़ इर्द गिर्द में ना हेटर्स को जमा करना शुरू कर दिया, जो मतलब इसके ख़िलाफ़ थे, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। आखिर कोई ना कोई होता है ना, तो वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गया, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ख़िलाफ़ हो गया। और उसने ना हेटर्स को भी जमा करना शुरू कर दिया, बोला कि इट्स अ बैड सिस्टम दैट एग्जीक्यूट अ पीपल, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो तो उसने सोचा, अगर ये बैड सिस्टम है, अगर ये मैं मतलब लोगों को भी कह रहा हूँ, अपने हेटर्स को भी जमा कर रहा हूँ कि ये बैड सिस्टम है, तो क्या गुड सिस्टम क्या होगा, आइडियल सिस्टम क्या होगा। आखिर अगर ये ठीक नहीं है तो कोई ना कोई तो ठीक रास्ता होगा, कोई ना कोई तो ठीक स्टेट होगी, तो वो कौन सी होगी। तो प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट थ्योरी बोला, किस लिए? इन ऑर्डर टू रिजेक्ट एंड क्रिटिसाइज डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम, जो कि उस टाइम पे मतलब था।
तो उसने ये जो आइडियल स्टेट थ्योरी दी थी ये किस लिए दी थी, इसकी इनकी डायरेक्ट सिस्टम वाली थ्योरी को जो थी डेमोक्रेसी उसको रिजेक्ट में, उनके रिस्पांस में, और उनके जो सर पे एग्जीक्यूट किया गया था उसके रिस्पांस में उन्होंने आइडियल थ्योरी दी थी। अगर इसको इनके सर को फांसी का जहर का प्याला ना पिलाया जाता तो क्या वो ये थ्योरी लिखते? नहीं लिखते, कभी भी ना लिखते। सो ही रोट इन रिस्पॉन्स टू फॉर हिज टीचर, ठीक है, अपने टीचर के के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। अच्छा, ये तो हमें अब पता चल गया। तो ये क्या है, वार क्या? अच्छा, उन दिनों ना एक वार चल रही थी जो कि एथेंस जो है वो स्पेन के साथ, स्पार्टा के साथ वार चल रही थी, और एथेंस जो थे वो वार डिफीट कर गए थे। तो इसको कहते हैं प्लेनोफियन वार। तो उसका भी इसको दुख था कि वो मतलब क्यों हारे हैं, आखिर क्या है, सिस्टम में ही कमी है, डेमोक्रेसी इनकी गलत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम गलत है, तो इस वजह से हम हारे हैं। तो इस वजह से उसने अपनी ये थ्योरी दी। ये तो हमें पता चल गया कॉन्टेक्स्ट, रीज़न कि वाई ही गिव द आइडियल स्टेट थ्योरी। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पे। थ्योरी क्या थी वो थ्योरी? उसका पहला पॉइंट था जस्टिस। ये आइडियल स्टेट की, ये जो थ्योरी का नाम है आइडियल स्टेट, उसका जो है ये फाउंडेशन है, ठीक है। प्लेटो का ये ओपिनियन था कि अगर जस्टिस होगा तो ही जो है ना एक सिस्टम अच्छा होगा। अब उसने ना जस्टिस को ना कैटेगराइज किया थ्री उसमें, कि उसने ना 3 पॉइंट्स दिए, बेसिक पॉइंट। अब ज़रा सुनिएगा, लस्ट एंड डिज़ायर, ये पहला है। दूसरा करेज एंड स्पिरिट। तीसरा विजडम एंड रीज़न। उसने बोला हर इंसान में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लस्ट एंड डिज़ायर, करेज एंड स्पिरिट, विजडम एंड रीज़न, हर इंसान में होती हैं। लेकिन हर इंसान में एट अ टाइम ये तीनों प्रोमिनेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेटो कहता है अगर किसी इंसान में कोई एक ठीक है, अभी हमें नहीं पता, डोमिनेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल लस्ट और डिज़ायर प्रोमिनेंट हुई हुई है, तो क्या होगा, ये दो प्रोमिनेंट हुई हुई है, लेकिन अदर 2 ये दोनों प्रेजेंट तो हैं उस इंसान में, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, वो उभरी हुई नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोगों में ये लस्ट और डिज़ायर डोमिनेंट होती हैं, बट अदर जो 2 हैं वो डोमिनेंट तो नहीं होंगी, लेकिन वो प्रेजेंट होंगी। तो उसने ना इन सब की ना कैटेगरी को एक मतलब एक उसके लिहाज से कैटेगराइज कर दिया है। प्लेटो बोलता है, अभी हम देखेंगे कि लस्ट किस में होता है, करेज किस में होता है, विजडम, उसने सबका मयार भी बताया है कि कौन से लोगों में ये होता है, कौन से लोगों में ये, कौन से लोगों में ये। सबसे पहले हम इनका ना काम देख लेते हैं कि अगर जिसमें लस्ट और डिज़ायर डोमिनेंट होगी सोसाइटी में, ठीक है। अच्छा नहीं, उससे पहले प्लेटो कहता है हमारी सोसाइटी में मेजोरिटी जो पीपल हैं वो हैं जिनमें लस्ट और डिज़ायर डोमिनेंट हैं, फ्यू पीपल हैं जिनमें करेज और स्पिरिट डोमिनेंट है, और लीस्ट पीपल हैं, बिल्कुल थोड़े से पीपल जिसमें विजडम और रीज़न डोमिनेंट है। मेजोरिटी लस्ट वाली है, फ्यू करेज और विजडम वाले लीस्ट। अब प्लेटो कहता है कि जिनमें ये वाली डोमिनेंट है वो पीपल, वो लोग, उनका जो रोल है, उनका काम ये है कि वो या तो क्लर्क बनेंगे, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है ना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था, मतलब वो सारे एक जगह बैठ जाते थे और एक डिसाइड कर लेते थे। अब पता ही नहीं था उसमें लस्ट किस में पैदा होती है, करेज कौन से, डिज़ायर मतलब जो अपनी ख्वाहिशात पे चलता है, ठीक है, और विजडम वाले कौन से लोग हैं, सब एक मिक्स हुए हुए थे। तो उसने सब एक का मयार बना लिया। कहते कि जो डिज़ायर, जिनकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, ख्वाहिशात वाले लोग, वो जो है ना उनका काम होगा कि वो क्लर्क होंगे, मजदूरी करेंगे, मतलब मैनुअल काम करेंगे, हाथ से करने वाले काम। हर एक जो है ना वो पावर में नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्ट में तो हर एक पावर में था, हर एक जो जो भी बोल दे कर देते थे। तो उसने अब मयार रख दिया, ये वाले क्या करेंगे, मैनुअल काम करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लर्क का, पीएन का, मजदूरी वाला, इनडायरेक्ट आप कह दो, मजदूरी वाला काम कौन करेंगे, जो डिज़ायर और लस्ट वाले पीपल हैं। वो लोग जिनमें करेज और स्पिरिट है, डोमिनेंट है, वो प्ले करेंगे मिलिट्री का रोल। Those in which courage is dominant must play the role of military, ठीक है। और जिनमें विजडम डोमिनेंट है वो क्या होंगे, लीडर्स, वो रूल करेंगे, वो रूलर्स होंगे। तो उसने तो अब ये कैटेगरी डिफाइन कर दी कि रूलर्स सिर्फ लीस्ट होंगे, 1-2 होंगे जो विजडम और रीज़न जिनमें प्रोमिनेंट होगी। अब इससे तो पता चल गया कि हर एक बंदा जो है ना वो लीडर उठ के नहीं बन जाएगा, रूलर नहीं बन जाएगा जैसे कि पहले था। कितने होंगे, सिर्फ कुछ लोग, ठीक है।
वो कहता है कि अगर इफ़ पीपल इन अ सोसाइटी प्ले द रोल एंड परफॉर्म देयर फंक्शन इन सोसाइटी इन अकॉर्डिंग्स विद देयर दिस कैटेगरी दिस डोमिनेंट दिस इज कॉल्ड जस्टिस। ठीक है, जस्टिस उसको बोलेंगे जब कोई सोसाइटी में जिसकी जो प्रोमिनेंट है वो रोल प्ले करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये होगा जस्टिस। ये जस्टिस नहीं है कि कोई भी उठ के आके खुद को लीडर बोल दे। समझ आई ये बात? अच्छा, इसमें वो अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताएं, क्या वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें पता है उसने कैटेगरी डिसाइड कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है भाई, और कौन से को बनना चाहिए, कौन सा नहीं? हम कैसे जज करेंगे कि फलां में विजडम है, करेज है? उसके लिए भी उसने जो है ना वो फिर सोल्यूशन बताया। प्लेटो बोलता है, ये पहला था जस्टिस। जस्टिस के सारे पॉइंट समझ आए हैं? अब है एजुकेशन। हर इंसान की एबिलिटी पता करने के लिए, ये जो हमने ये 3 पढ़े हैं कि किस में कौन सी एबिलिटी है, वो किसके थ्रू पता होगी? एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, अब एजुकेशन का प्रोसेस कैसा है वो भी प्लेटो ने खुद बताया है, अपनी थ्योरी में डिसाइड किया है। प्लेटो कहता है जो फेज उसने ना, फेज 3 फेज उसने ना कैटेगरी में डाले एजुकेशन की, 3 फेज। ठीक है, पहला फेज है बर्थ, दूसरा फेज है 7 ईयर से, सॉरी बर्थ से 6 ईयर। ठीक है, बर्थ से 6 ईयर। तीसरा फेज है 7 ईयर से 18 ईयर, और 18 ईयर के बाद डिसाइड होगा कि वो कौन से में जाएगा प्रोफेशन में, मजदूरी में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, या फिर वो लीडर बनेगा। अच्छा, अब उसने थोड़ा डिफरेंट वे में किया है। सबसे पहले हम करते हैं बर्थ। उसने ना ये बोला है कि जो चिल्ड्रन होंगे, अच्छा ये जो 3 फेज है ना, अब प्लेटो कहता है कि जितने भी बच्चे होंगे वो सब जाएंगे स्टेट के पास। ठीक है, सारे बच्चे स्टेट के पास होंगे, गवर्नमेंट आप ऐसे समझ लें। ठीक है, कोई भी बच्चा प्राइवेटली नहीं वो परवरिश पाएगा, सब बच्चे स्टेट के पास होंगे। अब जो पहली स्टेज है ना, बर्थ से 6 ईयर, ठीक है, उसमें ना बच्चे को ना स्टोरी सुनाई जाएंगी, कहानियाँ, किस्से, मतलब स्टोरी जो भी होती हैं वो सारी सुनाई जाएंगी। बर्थ से 6 ईयर के बच्चे को स्टोरी सुनाई जाएगी, अच्छी स्टोरी, मतलब स्टेट के हवाले से, पैट्रियोटिज़म और इस टाइप की स्टोरीज़ वगैरह। ठीक है, जब बच्चा 7 ईयर से 18 ईयर पे पहुंचेगा, इधर बच्चे को स्कूल भेज दिया जाएगा। चाइल्ड गो टू स्कूल। 6 साल तक उसने स्टोरी सुनी है, जब वो 7 साल का होगा स्टेट उस बच्चे को भेज देगी स्कूल। वहाँ पे स्कूल पे उसको लिटरेचर सिखाया जाएगा, म्यूज़िक सिखाया जाएगा, जिमनास्टिक, मतलब जिमनास्टिक में क्या होगा, मिलिट्री स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब उसको सिखाई जाएगी। मिली नगमे होंगे, म्यूज़िक में लॉयल्टी के मिली नगमे होंगे, पैट्रियोटिज़म के होंगे, मतलब हर वो चीज़ सिखाई जाएगी। मतलब आप ऐसे समझे ट्रेनिंग की तरह उसको सारी पॉजिटिव चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जब वो 18 से 19 ईयर पे आएगा, 19 से 20 ईयर, 1 साल में उसका जो उस बच्चे को भेज दिया जाएगा कोर सेंटर में, उनका जो स्पेशल फोकस होगा वो मिलिट्री की ट्रेनिंग, और मिलिट्री की ट्रेनिंग में उनकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। मतलब इस 1 साल में उनको खूब ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 20 साल में। ठीक है, हर बच्चे का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे वो एग्ज़ाम पास करेंगे तो वो चले जाएंगे मिलिट्री में। ठीक है, अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया वो मिलिट्री में आ गए, और जिन्होंने एग्ज़ाम फेल किया है वो चले जाएंगे एरिस सम्स में, मतलब वहीं फेज़ 1 में, लस्ट और डिज़ायर में, मजदूरी वाली में, उसको उसने बोला एरिटिसम। ठीक है, उसमें चले गए। अच्छा, अब जो पास हुए वो मिलिट्री में चले गए। अब यहाँ से फेज़ 2, फेज़ 1 में तो समझ आ गया ना कि क्या हुआ। ठीक है, अब फेज़ 2, 21 से 35 साल, 35 ईयर, 19 से 20 यहाँ पे डिसाइड हो गया ना। अब 21 से 35 साल, अब क्योंकि वो बच्चे थे वो ग्रो हो गए, अब वो बेसिक साइंस, फिलोसफी, मैथमेटिक्स,
जो भी मतलब एजुकेशन वाले होते हैं ना, अब वो ये चीज़ें सीखेंगे और फिर मिलिट्री ट्रेनिंग उनकी कंटिन्यू रहेगी। अब वो सारे ये जो बेसिक मतलब जो प्रो वाली होती है ना कि साइंस, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन वाला सारा वो सिस्टम, क्योंकि अब वो बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो सारी लर्निंग करेंगे, प्लस उनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी है पड़ी। 21 से 35, अब 15 साल बाद उनका एक और एग्ज़ाम होगा। ये जो इन्होंने स्टडी किया है साइंस, मैथ और क्या क्या होता है, फिज़िक्स और भी बहुत कुछ ना, जो एजुकेशन का सारा वो उन्होंने स्टडी किया अब उनका, और मिलिट्री की ट्रेनिंग भी, ये सब मिलके फिर उनका 15 साल के बाद एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम में पास होंगे तो वो चले जाएंगे थर्ड फेज़ में, जो पास हुए वो चले गए थर्ड फेज़ में, और जो फेल हुए, ये फेज़ थर्ड हम पढ़ते हैं कौन सा है, थर्ड फेज़ में, और जो फेल हुए वो दोबारा मिलिट्री में चले जाएंगे, मतलब वहीं रहेंगे, प्रमोशन नहीं होगी उनकी। अब यहाँ पे ना मेजोरिटी जो है ना वो फेल होगी, सिर्फ कुछ लोग पास होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मेजोरिटी फेल हुई थी और कुछ पास हुए थे मिलिट्री के लिए। अब यहाँ पे भी मेजोरिटी फेल हुई और कुछ पास हुए हैं। जब हम थर्ड फेज़ पे आते हैं, वो जो बच्चे पास हुए थे, अब क्योंकि 35 से अब वो बच्चे 36 ईयर के हो गए, 36 ईयर से 50 ईयर तक वो बच्चे थर्ड फेज़ में आ गए। अब उनको एडवांस लेवल की सिखाई जाएगी, एडवांस फिलोसफी, एडवांस साइंस, एडवांस मैथमेटिक्स, और फिर उनको जो है ना वो रूलर्स के जो तरीके होते हैं वो सिखाए जाएंगे उनको, ये सब कि गवर्नमेंट कैसे होती है, ये सब, ये सारी चीज़ें मतलब उनको एडवांस लेवल की सिखाई जाएंगी। 50 साल बाद, 50 साल के बाद, 50 ईयर्स, यहाँ पे कितने साल बाद उनका टेस्ट हुआ था, 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। 50 साल बाद उनका फिर से टेस्ट होगा, ठीक है। और जो उसको कंप्लीट करेंगे वो जो है ना वो रूलर्स बनेंगे, और बाकी जो होंगे वो फिलोसोफर किंग बन जाएंगे। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कैसे चूज़ होगा, कैसे मतलब होगा टेस्ट, ये वो यहाँ पे उसने नहीं लिखा। यहाँ पे उसने बोला कि उनकी कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, या मतलब जैसे ग्रूमिंग इस टाइप का कोई टेस्ट होगा उनकी एजुकेशन से। अच्छा, अब जो पास हुए हैं वो किंग, रूलर्स, मतलब ये बन गए। ये थे 3 फेज़। अब आपको पता चला उसने एजुकेशन से 3 क्लासेस बनाई, उन 3 क्लासेस से उसने रूलर्स निकाले, मिलिट्री जो बनती थी वो निकाली, और अरिस्टेंट्स निकाले, ठीक है। मेजोरिटी जो थी वो क्या थी, कौन सी कैटेगरी में आई थी, इस कैटेगरी में, लस्ट और डिज़ायर की कैटेगरी में। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ मेजर जो थे वो इसमें आए थे, और वेरी फ्यू पीपल इसमें आई थी। और उसने जो उसकी जो एजुकेशन थी उसके 3 फीचर्स हमें जो नज़र आए प्लेटो ने दिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ने क्या बताया, जो एजुकेशन है वो कंट्रोल किससे होगी, स्टेट से। जो प्राइवेट एजुकेशन है वो बैन है, कोई प्राइवेट एजुकेशन नहीं होगी, कोई बच्चा भी कहीं नहीं, सब बच्चे स्टेट के पास, सब एजुकेशन प्राइवेट। और ये जो एजुकेशन है ये कंपलसरी है हर सिटीज़न पे, हर बच्चे पे, हर बच्चा एग्ज़ाम में इनरोल होगा, हर बच्चा उस फेज़ से गुजरेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं वो करेगा। और हर इंसान के पास इक्वल रेशो है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन से में जा सकता है, हर एक के पास इक्वल चांस है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैन है तो सिर्फ वो कर सकता है, वोमेन नहीं, हर मैन और वोमेन इक्वल हैं, ठीक है। मैन भी वही टेस्ट देगा, वोमेन भी वही टेस्ट देगी, जो पास होगा फिल्टर हो गया आगे प्रोसेस में, जो फेल हुआ वो उसी कैटेगरी में, जो पास होगा वो नेक्स्ट में, जो फेल होगा वो उसी में रहेगा। तो ये फिल्टर होने का एक प्रोसेस है, और ये इक्वल है मैन के लिए भी, वोमेन के लिए भी। और एजुकेशन को कौन देखेगा, रूल कैसे होगा, एजुकेशन सिस्टम क्या बनेगा, टेस्ट कौन लेगा, ये उसने इसमें थ्योरी में डिस्कस नहीं किया। जिसने जितना उसने डिस्कस किया है वो बस इतना ही डिस्कस किया। आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहे हो कि उस ये एजुकेशन देखेगा कौन, ये रूल कौन करेगा, एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, तो वो अभी हमें नहीं पता। बस एरिस्टोटल ने इतना बताया, और जो उसने 3 फीचर्स उसने ये इसके बाद मेंशन किए, पहला ये कि जो एजुकेशन है वो कंट्रोल कौन करेगी, स्टेट करेगी, प्राइवेट एजुकेशन बैन है। दूसरा उसने पॉइंट बताया कि जो एजुकेशन है वो हर सिटीज़न पे कंपलसरी है, हर एक उसमें हिस्सा लेगा। और तीसरा कि हर एक का इक्वल राइट है, मैन का भी वोमेन का भी, कंपलसरी फॉर बोथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने ना एक और बताया। आखिर आप ये बताएं ये बच्चे कहाँ से आएंगे स्टेट पास, कैसे, वो तरीका उसने बताया, ठीक है। पहला हमने पढ़ा जस्टिस, उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन का होप तो आपको सारा समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, कम्युनिज्म। ये क्या है, प्लेटो ने कहा, अच्छा प्लेटो ने ना एक रूल बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया कि जो हर सोशल क्लासेस पे जिसकी जो भी क्लास है उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, चाहे वो रूलर है, चाहे वो मिलिट्री में है, जिस फील्ड में है, ठीक है, ये हर एक बंदे पे अप्लाई होगा। अब 2 काइंड है कम्युनिज्म की, 2 काइंड ऑफ कम्युनिज्म।
पहली, इसको ज़रा समझें, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो कहता है जो अपर टू क्लासेस हैं, मतलब रूलर और मिलिट्री, दे शल नेवर हैव प्रॉपर्टी। उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी अपने नाम की, कोई लैंड नहीं होगा, कोई कैश नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा उनके पास। जो अपर टू क्लासेस हैं रूलर और मिलिट्री के, वो प्रॉपर्टी उनके पास उनके अपनी नाम की नहीं होगी। जो स्टेट है वो खुद उसको देगी। मेन डिसओन है वो प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते, पैसे भी नहीं रख सकते, कैश भी नहीं रख सकते, सब कुछ स्टेट देगी। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज़ कंपल्सरी रूल, कंपल्सरी रूल है ये। दूसरा उसने बोला कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। अच्छा, अब उसने फैमिली कैसे बनानी है वो भी उसने खुद बताया तरीका। प्लेटो कहता है जो अपर टू क्लासेस हैं, मिलिट्री और रूलर्स, उनको अलाउ ही नहीं है शादी करना, खुद से शादी वो नहीं कर सकते। उसके लिए प्लेटो ने एक स्कीम प्रोवाइड की। उसने बोला कि जो अपर दो क्लासेस हैं ना, रूलर्स और मिलिट्री, वो क्या करेंगे, वो अपना जो उनका पार्टनर होगा, मतलब अगर कोई एक रूलर है वो अपनी ही उसमें देखेगा रूलर में, और वो प्लेटो खुद डिसाइड करेगा, मतलब जो स्टेट का होगा, ठीक है। तो प्लेटो ने बोला कि उसको उसी की सिमिलर जो मेंटालिटी होगी ना उसकी, फॉर एग्जांपल मिलिट्री में है तो मिलिट्री की कोई गर्ल, अगर रूलर है तो रूलर की कोई गर्ल, ठीक है, सिमिलर इंटरेक्ट में सिमिलर मेंटालिटी की उसको अलाउ होगी, उसके साथ मीटिंग होगी, उनके साथ वो रहेगा। और जब जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होगी, वोमेन गेट प्रेग्नेंट, शी विल बी सेपरेट, एंड व्हेन द चाइल्ड इज़ बोर्न, चाइल्ड जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो स्टेट के पास चला जाएगा, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि उसका बाप कौन है, और बाप को भी नहीं पता होगा कि बच्चा, मेरा बच्चा कौन सा है। नो बॉडी नोज कि किसका बच्चा है, ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है। नो प्राइवेट फैमिली, इन शॉर्ट नो प्राइवेट फैमिली। सब प्लेटो ने खुद किया है कि वो खुद जो है ना, जो भी एक अगर रूलर में है कोई, अगर फिर मिलिट्री में है, उसको खुद प्रोवाइड होगी वोमेन, वो खुद उसके साथ इंटरेक्ट होगा। जब वोमेन गेट प्रेग्नेंट तो शी विल बी सेपरेट, वो सेपरेट हो जाएगी, और फिर बच्चा जब पैदा होगा तो न्यू बॉर्न जो बेबी होगा वो चला जाएगा वापस स्टेट के पास। फिर स्टेट का वो जो सारा प्रोसेस है, स्टेट उसको सब कुछ करेगी, किसी को कुछ नहीं पता होगा, नो बॉडी नोज कि ये चाइल्ड किसका है, नो प्राइवेट फैमिली। इसको उसने बोला कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली। और अच्छा, और उसके बाद जो जो ये फर्स्ट लेवल वाले होंगे, जो हमने फेज़ 1 वाले पढ़े थे, एथनिस्ट वाले, उनको अलाउ होगा कि वो फैमिली भी रख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, वो शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये रूल है मिलिट्री और रूलर्स के लिए। जो फर्स्ट हमारा था ना एथनिस्ट वाला, उनके ऊपर ये रूल बिल्कुल भी नहीं है, वो शादी भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। बोला है प्लेटो ने अगर एक चाइल्ड एबनॉर्मल पैदा हुआ है, कोई डिसेबल है, उसमें कुछ है, तो वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कोई डिसेबिलिटी होगी उसमें, ही या शी, वो स्कूल तो जाएगा, ठीक है, बट वो स्टेट के साथ काम नहीं करेगा। वो टेस्ट, मतलब यहाँ ये जो ये वाला पीरियड था फेज़ 2 फेज़ 3 मिलिट्री, इसमें नहीं आएगा, वो इसी में ही होगा, फर्स्ट वाले फेज़ में वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताएं, मीन्स एंड मीन्स का मतलब होता है वो मेथड जहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई हो, आप उसके ओनर खुद हो, आपके खुद अख्तियार हो, ठीक है, और मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट हो उसमें, इन शॉर्ट, ठीक है। और एंड उसको कहते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव गोल, यानी जो स्टेट है उसका इंटरेस्ट। एंड कहते हैं स्टेट के इंटरेस्ट को, मीन कहते हैं इंसान का अपने खुद के इंटरेस्ट को। तो अब आप मुझे बताएं, ये जो प्लेटो की थ्योरी है, ये मीन्स है या एंड है? स्टेट जो है वो एंड है या मीन है? एंड है ना, क्योंकि स्टेट की, इसमें जाहिर बात है स्टेट का इंटरेस्ट है, स्टेट की सारी बात फॉलो हो रही है, तो स्टेट क्या है, स्टेट इज एंड, मीन नहीं है। ये थी प्लेटो की थ्योरी। अब इसको आज के, अच्छा यहाँ से हमने देखें, ये हमने रीज़न भी बता दिया है सारा, ये भी फॉलो कर दिया। अब हम ज़रा वो देखते हैं कि ना इस थ्योरी को रेलेवेंट करते हैं आज की दुनिया में, टुडे वर्ल्ड में, ठीक है। प्लेटो की जो थ्योरी है, प्लेटो वो पहला इंसान था जिसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? प्लेटो ने। उसने बोला स्टेट आर एंड, पीपल आर मीन। अच्छा, प्लेटो वो फर्स्ट थिंकर था जिसने प्रोवाइड किया पॉलिटिक्स के ऊपर थ्योरी। ये सारी थ्योरी पॉलिटिक्स पे है ना। वो फर्स्ट है जिसने एक पॉलिटिकल साइंस का जो थिंकर है, वो फर्स्ट थिंकर है जिसने पॉलिटिक्स के ऊपर थ्योरी दी। ये पहला थिंकर है
जिसने एजुकेशन को कंपलसरी बनाया, ठीक है। और क्या, ये जो फेमिनिज़म है उसको भी इसने कंसिडर किया है कि जो एजुकेशन है वो इक्वली कंपलसरी है वुमेन के लिए भी और मैन के लिए भी। और ये पहला फिलोसोफर है जिसने वोमेन को भी ज्वाइन करने दिया मिलिट्री के लिए, कि वोमेन मिलिट्री भी, रूलर भी, मतलब हर चीज़ वोमेन हर फील्ड में जा सकती है, उसकी अपनी चॉइस, टेस्ट पास करे जिस फील्ड में वो हुई उस फील्ड में वो जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक और चीज़, प्लेटो में जो हमने ये सारा प्रोसेस किया इसमें अर्ली चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, 20 के बाद ही बंदा शादी कर सकता है। देखे ना यहाँ पे फेज़ 1 में जो फेल हुआ है टेस्ट में वो फर्स्ट फेज़ में जाता है, 20 के बाद ही जाता है ना, तब उसकी मर्ज़ी वो शादी कर ले, और शादी 20 के बाद। अब ये जो थ्योरी है ये कौन सी बुक में है, प्लेटो की रिपब्लिक में, ठीक है, जिसमें उसने बोला एवरी चाइल्ड गो टू इंस्टेड। अब एग्जामिनर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा क्वेश्चन देखते हैं इस थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आइडियल स्टेट पर, कि रिपब्लिक पर, फिलोसोफर किंग पर, और ऑफ आइडियल स्टेट, व्हाट इज़ रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आंसर सबके सेम है। बाकी मैं इसको आपको मेंशन, इसके नोट्स भी आपको मैं अभी लगा देती हूँ, ठीक है, वहाँ से भी आप देख के नोट कर सकते हैं। ये जो हमने पीछे जितना भी डिस्कस किया है पॉलिटिकल साइंस का, इवन पेपर भी हमने डिस्कशन किया है, जो भी वो सब यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है और सिंपल वर्डिंग में, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और दूसरा ये कि आपने ना ये मेक श्योर करना, आपने खुद से पेपर में आप नहीं लिख सकते, मतलब अपनी कोई भी राय नहीं दे सकते, अपनी थिंकिंग नहीं लिख सकते। चाहे प्लेटो ने जो गलत बोला है, ठीक बोला है, जो उसकी थ्योरी है आपने उसकी थिंकिंग लिखनी है, उसका सारा आपने लिखना है, ठीक है। आप अपना इसमें कोई भी ओपिनियन वगैरह नहीं दे सकते, जो फिलोसोफर ने बोला है, जो उसकी थ्योरी है वहीं आप लिखेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी ओपिनियन इसमें लिखें, तब आप अपना बता सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहीं करके लिखना है, हर बाद में हर 4 से 5 सेंटेंस बाद आपने यहीं लिखना है, ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो थ्योरी, ठीक है। जैसे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो, कोई न्यू बात स्टार्ट हो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये आपने लाजमी मेंशन करना है।